साथियों आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर 2024 की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज आपकी क्लास बेहद मजेदार होने वाली है। मैं विजय आज आपके लिए लेकर के आया हूं। आप चाहे इसे प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, चाहे इसे अपना टेस्ट कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए कि जो कॉन्सेप्ट है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाने का एक प्रयास किया गया। ये बाकी टेस्ट से थोड़ा सा अलग होगा। कैसे? हम आपके सामने एक एक करके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 38 प्रश्न लाएंगे जीएस के, और उनमें से आपको अपने आप को जज करना कि आपको कितने आते थे। जब हम पहले प्रश्न लाएंगे तो उनका आंसर आपको नहीं बताएंगे। जब 38 प्रश्न एक बार आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, उसके बाद फिर हर प्रश्न का आंसर भी बताएंगे, दिए गए चारों विकल्पों का मतलब भी समझाएंगे और एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास भी करेंगे। तो साथियों बिना देरी किए आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। हाँ, यहां पर कोई टाइमर आपको मिलने वाला नहीं कि 10 सेकंड 20 सेकंड। जब तक मैं प्रश्न पढ़ूंगा स्क्रीन पर भी प्रश्न होगा। आप क्या करिएगा, उतनी देर में पढ़ करके अपने जवाब को सोच लीजिए दिमाग से और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि पहले का ए या बी या सी या डी कौन सा आंसर होगा। ऐसे ही आपको 38 तक करना है और फिर जब हम आंसर और एक्सप्लेनेशन देंगे तब आप अपने आप को चेक करिएगा 38 में से कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नंबर आपने पाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपके लग चुका है कि अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था। प्रश्न आपके सामने, विकल्प आपके सामने अपनी नोटबुक में। बिल्कुल शांति से, ना मैं आंसर बताने वाला हूं ना आप आंसर कमेंट करिएगा भी। आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए पहले का ये, जो भी हो आपका आंसर। ठीक। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है। निम्न में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है, और आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। आप अपने सुविधा अनुसार ए बी सी डी जो आपको आंसर लगता है वो आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जंग लगने से लोहे का भार डट 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 यानी कि डैश। उसके बाद आपके पास 4 विकल्प हैं और आप तय करिए इन चारों में से कौन सबसे उचित विकल्प होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके साथ है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विकल्प आपके सामने हैं। अगला प्रश्न साथियों, वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया। सोचिएगा, प्रश्न बढ़िया प्रश्न है और विकल्प आपके सामने हैं। आपको तय करना है इसका आंसर कौन सा होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं। यानी किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। विकल्प आपके सामने है, उत्तर आप सोचिए और अपनी नोटबुक में लिखिए कि इस प्रश्न का क्या होगा सही जवाब। अगला प्रश्न साथियों कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी, इसका आंसर भी अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, एक प्रश्न साथ में मैं और दे रहा हूं जो अभी हल कराते समय समझाऊंगा। अगर आपको आता हो तो यह भी लिखिएगा कि कहां से कहां तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न आपके साथ साथियों लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। विकल्प आपके सामने हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है। जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में न लिख करके अपनी नोटबुक में लिखें। आदत पड़ गई कमेंट में जवाब दिलवाने की। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना घटित हुई। प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना घटित हुई। विकल्प आपके सामने, उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला प्रश्न है साथियों, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। विकल्प आपके सामने है, अपनी नोटबुक में लिखिए। साथ ही एक प्रश्न अगर आपको जवाब पता हो तो यह भी लिखिएगा कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। अगला प्रश्न साथियों आपके साथ है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। बंदा बहादुर का मूल नाम था और विकल्प आपके पास है। आप जवाब अपनी नोटबुक में जरूर लिखिएगा। ए बी सी डी में से कौन होगा बेहतर विकल्प इस प्रश्न का, आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। अभी जब हम आंसर देंगे तब आप मिलाइएगा कितने आपके सही निकले। अगला प्रश्न है,
किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? विकल्प आपके सामने हैं, आप तय करिए ए बी सी डी में से कौन बेहतर आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा स्पेस है, फिर लिखा फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, विकल्प आपके सामने है, क्या होगा इसका सही जवाब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? क्या होगा विकल्प आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिए। अगला प्रश्न साथियों हम आपके साथ लेते हैं। प्रश्न है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? विकल्प आपके सामने है, तय आपको करना है ए बी सी डी में से कौन सा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध? और विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर है, आप तय करिए ए बी सी डी में से क्या सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है जिसे शॉर्ट में डी, स्मॉल डी कैपिटल बी, डीबी भी कहा जाता है। प्रश्न है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है, विकल्प आपके सामने है, जवाब आप लोग अपनी नोटबुक में दीजिए। सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है कि ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है और आपको भी इसका क्या करना है, जवाब देना है। आप लोग जवाब अपना कमेंट बॉक्स में न लिख करके नोटबुक में दीजिए, बार बार दिमाग में कमेंट बॉक्स ही आता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, विकल्प आपके सामने है और जवाब आपको देना है। जवाब किसे देना है? जवाब आपको देना है। अगला प्रश्न साथियों, हमारे 20 प्रश्न हो गए थे। इसके बाद सवाल नंबर हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं। सवाल नंबर 21 से हम आगे बढ़ेंगे साथियों। 20 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अच्छा, 21 इसी पेज में था, मैं दोबारा पढ़ देता हूं उसको। सवाल नंबर 21 कह रहा कि वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तय कर दिया गया। आपको बताना है कितना है। आप लोग उत्तर अपनी नोटबुक में लिखिएगा और साथ ही साथ अगर आपको आता है तो बताइएगा कि गवर्नर का वेतन कितना निर्धारित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो विकल्प आपके सामने है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपको बताना है। अगला प्रश्न साथियों आपके साथ है कि 24 जनवरी 1950 को, सवाल नंबर 23 है ये, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिलाएं शामिल थी वो संख्या बतानी है, विकल्प आपके सामने। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल की पैदावार पर महसूस किया गया, पूछने का इसके आशय ये है। क्या होगा सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न साथियों हम आपसे लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, जवाब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है कि सवाल नंबर 25 का क्या होगा आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। अगर आपको यहां पता है तो यह भी बताने का प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। नहीं पता तो अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। अगला प्रश्न है साथियों, हवा महल जो कि 1799 ईस्वी में बना था, किन महाराजा द्वारा बनवाया गया था? महाराजा फिर द्वारा बनवाया गया था। आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। वैसे हवा महल है कहां, अगर इसका जवाब आपको पता है तो इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? विकल्प आपके सामने है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? विकल्प आपके सामने है। एक प्रश्न यहां से मैं अलग से बोल देता हूं, ये तो सवाल नंबर 27 था।
अलग से जिसको पता हो आप लोग अभी बताइएगा, जब आंसर मिलवा दें उसके बाद कमेंट में कि आप बताइएगा कि जो नई संसद भवन बनी है उसके वास्तुकार का नाम क्या है। नई संसद भवन के वास्तुकार का क्या नाम है? अगर आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बाद में, अभी आपका टेस्ट चल रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विस्तार नील नदी के तट पर हुआ है? प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ है? विकल्प आपके सामने है और उत्तर आपको नोटबुक में देना है। अगला है, फादर ऑफ मॉडर्न डांस, जी हां, फादर ऑफ मॉडर्न डांस यानी आधुनिक नृत्य का पिता कौन है? विकल्प आपके सामने है, उत्तर आपको नोटबुक में देना है। अगला है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? क्वेश्चन आपके सामने, विकल्प आपके सामने, उत्तर नोटबुक में। अगला क्वेश्चन है आपके साथ, यह निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण के लिए अनुकूल है? सवाल नंबर 30 था। सवाल नंबर 31 है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता? इंसुलिन है क्या? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसकी खोज बेस्ट बेटिंग ने की थी, लेकिन प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? आपको आंसर विकल्प में बताना है, विकल्प में से एक चुनना है और नोटबुक में लिखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है? इसका क्या होगा सही जवाब? आप लोग अपनी नोटबुक में लिखें और साथ ही साथ अगर आपको पता हो तो वहीं पर लिखें। बाद में टेस्ट पूरा होने के बाद कमेंट में आप हमको बताइएगा कि इंडियन एयरफोर्स दिवस कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर बताएं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यानी किस वर्ष उत्तराखंड राज्य बना? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, हम सब जानते हैं। पूछ रहा उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? विकल्प आपके सामने है, इसका क्या होगा सही जवाब? आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, बरसाना होली पर थोड़ी सी जगह छूटी हुई है के साथ खेली जाती है? आपके पास विकल्प है, आंसर आपको नोटबुक में ही देना है। अगला सवाल है आपका, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार पाए जाते हैं? भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं और विकल्प आपके पास है। हाँ, इसका आंसर लिखने के बाद अगर आपको पता हो तो बताइएगा दूसरे स्थान पर कोयला भंडारण में कौन सा राज्य है? अगर बता सके तो जरूर बताइएगा टेस्ट होने के बाद। अभी कोई कमेंट नहीं, सीधे अपने प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और आंसर पर ध्यान दीजिए। अगला अगर स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे और आपके पास विकल्प है, आप लोग आंसर अपना नोटबुक में बताइएगा। अगला प्रश्न आपके साथ है, प्रश्न कह रहा है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मक्खन का उदाहरण है और आपके पास विकल्प आपके सामने है, मक्खन का उदाहरण है और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। और सवाल नंबर 38 यानी कि लास्ट सवाल आज के टेस्ट का, रसायन विज्ञान का जनक कौन कहलाता है? विकल्प आपके सामने है, उत्तर नोटबुक में। तो इस प्रकार थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हुए हम लोगों ने 38 प्रश्न आपके सामने रखे और आपने उसके उत्तर अपनी नोटबुक में दिए। अब समय आ गया है उनको जांचने का, उनको चेक करने का कि वो सही हैं या गलत, किस सवाल का क्या होगा सही जवाब, साथ में क्या क्या जानकारियां आपके लिए उपयोगी होंगी, यह भी हम देने जा रहे हैं। तो आप अपनी कॉपी उठा लीजिए और पेन उठा लीजिए और खुद ही बन जाइए टीचर और चेक करना शुरू करिए कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत। मैं शुरू करता हूं एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए। साथियों, पहला प्रश्न था, अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या में कौन क्रांतिकारी शामिल था? तो 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस सहायक अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें उनके साथ कौन कौन था? सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद भी थे, याद रखिएगा। तो इस सवाल का सही जवाब था पहले वाले सवाल का चंद्रशेखर आजाद। अगर आपका सवाल का जवाब आपका सही आया हो तो खुश हो जाइए, गलत आया हो तो अगली बार के लिए याद रखिएगा। लास्ट में हमको बताइएगा अभी 38 में से आपने कितने पाए। अगला प्रश्न साथियों, करण निम्न में से कौन सा सूर्य का निकटतम ग्रह है? तो सूर्य के बाद याद कर लीजिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऐसे याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चार याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण।
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। प्रश्न था निम्न में से कौन सूर्य का निकटतम ग्रह है, तो इसका सही जवाब होगा बुध। अगर आपका सही है तो टिक कर लीजिए, गलत है तो कट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला कह रहा है कि जंग लगने से लोहे का भार, जो जंग लगती है उससे लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका सही जवाब होगा बढ़ता है। क्या सही जवाब होगा? बढ़ता है। तो लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, हाँ ये भी पूछेगा लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है ये। और लोहे पर जो जंग लगती है, जो भूरा भूरा परत बन जाती भूरे भूरे पदार्थ की, उसका नाम होता है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। क्या होता है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है विश्व, अच्छा ये सवाल नंबर 3, जंग लगने से लोहे का भार, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ता है। सवाल नंबर 4, विश्व पर्यावरण दिवस, तो हम सब जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ में जानकारी याद कर लो, 5 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 6 फरवरी को संत रविदास जयंती और जम्मू कश्मीर दिवस भी मनाया जाता है। 5 जून की ही बात कर लें तो पर्यावरण दिवस तो मनाया ही जाता है। इसी दिन विश्व शरणार्थी दिवस और समग्र क्रांति दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा। और बात करें 11 जुलाई की, तो विश्व जनसंख्या दिवस भी इसी तारीख को मनाया जाता है। आइए साथियों प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। कह रहा वर्ष 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था, तो जवाब होगा बी.डी. सावरकर ने। किसने दिया था और कहां दिया था? इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इसमें इन्होंने क्या करा था, ये बताया था कि 1857 का जो विद्रोह था वो सुनियोजित व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने बताया था? वी.डी. सावरकर ने। कौन सी पुस्तक है इनकी? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये इनकी बुक है जिसमें इन्होंने बताया था। यानी ऑप्शन नंबर 5 का सही जवाब होगा बी.डी. सावरकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? विकल्प आपके पास थे तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। अगर हम बात करें क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा जो जगह है वनों की वो कहां है, तो जवाब होगा मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है क्षेत्रफल के माध्यम में। लेकिन सबसे ज्यादा वनों के प्रतिशत की बात करें तो पहले नंबर में मिजोरम होगा और दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश। याद क्या रखना है, वनों के क्षेत्रफल में पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, लेकिन वनों के प्रतिशत में पहले नंबर पर मिजोरम है। बात करें अगर हम लोग दूसरे नंबर की, तो चाहे क्षेत्रफल की बात करें चाहे प्रतिशत की बात करें, अरुणाचल प्रदेश ही दूसरे नंबर पर है, याद रखिएगा। और एक चीज साथ ही साथ याद रख लीजिएगा, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में वन और वृक्ष का जो क्षेत्रफल है वो है 22,238.90 वर्ग किलोमीटर, अर्थात 9.28%, याद रखिएगा। और अगर हम पूछे सबसे ज्यादा वन और वृक्ष का क्षेत्र कहां है, तो सोनभद्र में, प्रतिशत में भी और क्षेत्रफल में भी। सबसे कम की बात करें तो भदोही। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? विकल्प आपके सामने है, अब आंसर भी हमको देना है। जवाब है 1859, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। कहां से कहां तक चलाई गई थी पूछा था आपसे, तो इलाहाबाद से कानपुर। एक जानकारी और है, नोट डाल के लिख लीजिएगा। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से यूपी भारत में प्रथम स्थान पर है। आइए साथियों आप बढ़ते हैं हम आपको और आगे 7 प्रश्नों का जवाब आपको दे चुके हैं, 8वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें जब बात करेंगे बहादुरी की तो याद रखिएगा परमवीर चक्र। कौन सा होगा? परमवीर चक्र। एक और प्रश्न इसके साथ नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना प्यारे बच्चों कि पहला विजेता यानी पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? सोमनाथ शर्मा जी को मिला था। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 0%, अर्थात जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता। क्या क्या होता है इसमें? तांबा होता है 50%,
जस्ता होता है 35% और निकेल होता है 15%। याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। अगला है चौरी चौरा की घटना घटित हुई, तो इसका सही जवाब होगा 5 फरवरी 1922 को। हुआ ऐसा था कि चौरी चौरा जो है, ये पहले चौरी चौरा जान लो, ये एक जगह है उत्तर प्रदेश में गोरख जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। यह असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, ये भी याद रखिएगा, के दौरान पुलिस ने राजनीतिक जुलूस पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। मतलब यह है कि असहयोग आंदोलन के दौरान यह घटना घटित हुई थी। पूछा था कब? तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किया था सर फ्रैंक विट्टल ने। याद रखिएगा, सर फ्रैंक विट्टल ने। और अगर हम बात करें रोजर बेकन ने, तो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने तो भाप का इंजन का आविष्कार किया था। लुइस एंड सन वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो ये चारों आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप जरूर इनको याद रखें। और प्रश्न इसका जेट इंजन वाले का ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 सवाल नंबर का बी बिल्कुल सही जवाब है। आप तय करिएगा आपका सही है या गलत। सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। बात करेंगे हम लोग बंदा बहादुर का मूल नाम, तो लक्षण देव या लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव भी कहीं कहीं लिखा, कहीं लक्षण देव लिखा, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा आप लोग, ये सिखों के प्रथम राजनीतिक नेता थे। कौन? लक्षण देव या लक्ष्मण देव, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब होगा अथर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर डी। एक चीज याद रखिएगा, सभा जो है, ये सभा और समिति सभा और समिति जो है ये संस्थाएं थी। सभा समाज के उच्च वर्ग की संस्था थी और समिति आम लोगों का संगठन था। अगला प्रश्न है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरो। और डॉलर कहां की है? हम सब जानते हैं अमेरिका की। पाउंड कहां की है? यूके की। और रियाल कहां की है? सऊदी अरब की। एक बात और याद रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी याद रख लीजिएगा हेलसिंकी है, और ये झीलों का देश है। फिनलैंड क्या है? झीलों का देश है। आगे चलते हैं साथियों। एक चीज और याद रख लीजिए फिनलैंड के बारे में, यह नाटो का 31वां सदस्य अभी भी बना है। कौन? फिनलैंड 31वां सदस्य बना है। और नाटो का मुख्यालय कहां है? ब्रुसेल्स में। ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? विकल्प आपके सामने है, सही जवाब होगा रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा कहां? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। मैकमोहन रेखा में लिख लीजिएगा भारत और चीन। उसके बाद आपका है रेडक्लिफ रेखा में लिख लीजिएगा भारत और पाक। एक बात और याद रखिएगा, पूछा था जीरो लाइन रेखा, तो त्रिपुरा बांग्लादेश। याद रखिएगा त्रिपुरा और बांग्लादेश। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अतिरिक्त दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आप याद रखिएगा वो दूसरी भाषा है महल। एक बात और याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 36 द्वीप है, 36। और इसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। ये भी आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 16 का सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महल। सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। सवाल नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा चितरंजन दास। किसे कहा जाता है देशबंधु? चितरंजन दास जी को। ऑप्शन नंबर बी सवाल नंबर 17 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता मापने में। किसमें किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। अगर बात करें इसकी तो याद रखना का घुमुरा। घुमुरा, घा में भी छोटे पाए, माँ में भी छोटे पाए। घुमुरा कहाँ का है? उड़ीसा का। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप याद कर लो, घुमुरा कहाँ का है? उड़ीसा का। और घूमर कहाँ है? राजस्थान का। अगर हम बात करें पुलिकली की तो इसे टाइगर डांस भी कहा जाता है, ये केरल का है। राउत नाच जो है आपका ये छत्तीसगढ़ का है। डालू कुनीता इसे ड्रम डांस भी कहा जाता है, ये कर्नाटक का है। तो याद रखिएगा। सवाल नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है, तो जवाब होगा ललितपुर जिले में।
साथ ही एक बात और याद रखिएगा, झांसी और हमीरपुर में जिप्सम पाया जाता है और मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर के भंडार पाए जाते हैं। आप ये भी याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 20 का सही जवाब होगा ललितपुर जिले में। सवाल नंबर 21 आपके साथ साथियों, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तय कर दिया गया था। तो कितना है? राष्ट्रपति का 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए, गवर्नर का 3.5 यानी कि 3.5 लाख रुपए होता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम वर्ष 35 वर्ष और गवर्नर बनने की भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, याद रखिएगा आप लोग। अगला है, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केसर का। तो इसका सही जवाब होगा जम्मू व कश्मीर, यानी जम्मू और कश्मीर जो है वो केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ में आप याद कर लीजिएगा, तमिलनाडु लाल मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, पश्चिम बंगाल जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और केरल काली मिर्च और छोटी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक है। एक बात और याद रखिएगा, केरल में मसालों के कारण ही केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। पूछेगा मसालों का बगीचा किसे कहा जाता, तो याद रखिएगा केरल को कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। तो याद रखिएगा 15 महिलाएं शामिल थीं। यानी ऑप्शन नंबर सी, सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया तो गेहूं उत्पादन में। याद रखिएगा किसमें किया गया? गेहूं उत्पादन में। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, सवाल नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? हम सभी का बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में 5 है, हिमाचल प्रदेश 3 है, झारखंड 6, पंजाब 7। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है? 31, खूब याद रखिएगा। लोकसभा सीटें कितनी है? 80। दोनों बातें याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है सवाल नंबर 26, हवा महल जो कि जयपुर राजस्थान में है, पूछा गया कि 1799 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया। तो इसका जवाब होगा सवाई प्रताप सिंह। महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा हवा महल बनवाया गया था। और हमने अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो प्योंगयांग उत्तरी कोरिया की राजधानी। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। मालदीव की राजधानी क्या है? माले। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलन-बटोर। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। और मलेशिया की मुद्रा भी याद रख लीजिएगा, रिंगिट। ये बहुत पूछी जाती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। मलेशिया की मुद्रा क्या है? रिंगिट है। एक प्रश्न यहीं पर हमने आपसे भी पूछा था टेस्ट लेते समय कि नई संसद भवन के वास्तुकार का नाम क्या है? तो नई संसद भवन के वास्तुकार का नाम विमल पटेल है, याद रखिएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी तो प्योंगयांग की राजधानी, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग हो गई। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी भी याद रखिएगा सियोल, दोनों याद रखिएगा सियोल। सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। सवाल नंबर 28 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ है? विकल्प आपके सामने हैं। सही जवाब होगा मिस्र की सभ्यता इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। सवाल नंबर 29 आपका कह रहा है, फादर ऑफ मॉडर्न डांस यानी आधुनिक नृत्य के पिता कौन है? तो इसका सही जवाब होगा उदय शंकर। जी हां, उदय शंकर आधुनिक नृत्य के पिता हैं। अगर हम बात करें मल्लिका साराभाई की तो ये भरतनाट्यम। अगर बात करें सोनल मानसिंह, ये भी भरतनाट्यम कहां का है? तो तमिलनाडु का है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी, पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं, इन्हीं के साथ लच्छू महाराज, अक्षर महाराज, शंकु महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ये सब किससे संबंधित है? नृत्य से, सब कथक से संबंधित है। याद रखिएगा, ये जितने भी नाम लिए पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अक्षर महाराज, शंकु महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, ये सब किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, याद जरूर रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न सवाल नंबर 30 है, ऊर्जा स्रोतों से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल है? विकल्प के तौर पर आपके पास ऑप्शन है, जिसका सही जवाब है सौर सेल। यानी आप सवाल नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन क्या एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसकी खोज बेस्ट वेटिंग ने की थी। इसका सही जवाब है अग्नाशय। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय।
अगला है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां स्थित है। विकल्प आपके सामने है। आपको एक आइडिया दे देता हूं, अभी एयर शो हुआ था जो 8 अक्टूबर को, वो भी यहीं पर हुआ था, अर्थात सही जवाब होगा प्रयागराज। और हमने यहां से प्रश्न पूछा था इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो वो भी 8 अक्टूबर को मनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। सवाल नंबर 33 की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 33 कह रहा है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो इसका सही जवाब होगा सन 2000 में। और 2000 में उत्तराखंड भी अस्तित्व में आया, छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी 3 नए राज्य बने, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, ये तीनों 2000 में, सन 2000 में बने, याद रखिएगा। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, तो टमाटर के साथ नहीं, दूध के साथ नहीं, पत्थर के साथ नहीं, डंडे के साथ खेली जाती है। सवाल नंबर 35 है कि भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं, तो जवाब होगा झारखंड में। सबसे बड़े कोयला भंडार कहां पाए जाते हैं, झारखंड में। अगर हम दूसरे नंबर की बात कर लें तो उड़ीसा है। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे वो बलदेव सिंह थे, आप लोग याद रखिएगा। हमने लिखाया भी अपनी क्लास में, स्वतंत्र भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, विदेशी मामले उनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह और सूचना प्रसारण था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के पास शिक्षा मंत्रालय था। जॉन मथाई के पास रेलवे था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के पास विधि था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास रक्षा था। राजकुमारी अमृत कौर के पास स्वास्थ्य था। RK षटमुखम शेट्टी के पास वित्त था। एकमात्र महिला जो कैबिनेट में शामिल हुई थी उनका नाम था राजकुमारी अमृत कौर, इनको भी आप याद रखिएगा। अगला है मक्खन का उदाहरण है, तो पायस मक्खन का उदाहरण है, लेकिन अगर कोलाइडल घोल की बात करें तो दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 37 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि पायस होगा। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान का जनक कौन कहलाता है, तो रसायन विज्ञान का जनक लैवोसिए को माना जाता है। ये आपके सामने 38 प्रश्न थे, 38 प्रश्नों के जवाब भी दे दिए। हम उम्मीद करते हैं आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही हुए होंगे। अगर नहीं सही हुए हैं तब भी चिंता की बात नहीं, धीरे धीरे सही होने लगेंगे। एग्जाम फरवरी में सुना जा रहा है यूपीपी का। आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। टेस्ट में कितने नंबर आए कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता है आप कमेंट में झूठ बोल दे, लेकिन अपने मन में जरूर मान लेना कि हमारी पोजीशन यहां पर है और मुझे अभी और तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक साथियों, अपना ध्यान रखिए, अपने एग्जाम के लिए तैयारी करिए। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।